स्वामी मनोज्ञा लोईवाल। अभी तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके सबसे पसंदीदा शो में हमने आपको हमेशा जनता के बीच खड़े होकर जनता से सवाल पूछने का मौका देकर सीधा सवाल किया है नेताओं से। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से हमने फैसला लिया है कि हम शो तो जरूर करेंगे, लेकिन भीड़ से दूर रहकर। ऐसे में यह भी ध्यान में रखा है हमने कि जनता के ये सवाल कहीं छूट न जाएं, कहीं पीछे रह न जाएं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नेताओं को जनता के बीच में रहकर चुनावी रैलियों करने में उनकी आत्मा नहीं धिक्कार रही है? इस भीड़ जुटाने के बीच में और इस जीत को हासिल करने के चक्कर में लोगों की जान को दांव पर लगा देना क्या इतना कम है, क्या इतना सस्ता है? आज मुर्शिदाबाद की बड़ी कोठी से हम यही सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली में लॉकडाउन लग गया और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं कई इलाकों में लॉकडाउन करने के, तो आखिरकार ये चुनावी रेला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये पॉजिटिव है। तो देखिए, कोरोना वायरस का ये पॉजिटिव पेशेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि स्कूटर पर नीचे बैठे हुए नजर आ रहा है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा था, पेशेंट डरा पड़ा है। एक ऑक्सीमीटर भी हमने अपनी तरफ से लिया, ऑक्सीजन भी हमने अपनी तरफ से लिया। ये रिपोर्ट देख लेना भाई साहब, इसमें देख लेना पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ दिख रहा हो तो दिखा देना सरकार को। हाहाकार मचा हुआ था, बहुत बुरा हाल था। और यहाँ लेकर आया हूँ सुबह 6 बजे, 6:30 बजे एडमिट किया, हाथ जोड़े डॉक्टरों के, जब जाकर एडमिट किया। सीएमओ साहब भीतर बैठे हुए हैं एसी केबिन में, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि उनके मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए। स्थितियाँ बेहद दर्दनाक हैं, भयावह हैं। इंजेक्शन लिखा उन्होंने रेडमी फीवर, कम से कम मैं 50 दुकानें ढूंढ चुका हूं, अभी तक कहीं इसका इलाज नहीं। डिमांड करी लेकिन स्टॉकिस्ट के पास माल ही नहीं है। रात से तड़प रहे हो, नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। पिता की सांसें उखड़ रही हैं, बेटी अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी है। कुछ दिन पहले ही पिता की हार्ट सर्जरी हुई है। कोविड से जूझते बुजुर्ग को अस्पताल में बेड मिल पाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार से लेकर तमाम पार्टियां तो अस्पताल में जरूरतमंदों को बेड दिलाने से ज्यादा स्वस्थ लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के इंतजाम में व्यस्त है। माता की जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। এই কোভিড হয়েছে নরেন্দ্র মোদির জন্য। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। बंगाल में एक असूल परिवर्तन के लिए चुनाव हो रहा है और सोनार बंगाल बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो या फिर देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी, किसी को देश में मचे कोरोना वायरस के हड़कंप से कोई लेना देना नहीं है। कानों में रुई पड़ी है और आंखों पर राजनीतिक स्वार्थ का पर्दा है। कानून का राज लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो ममता जी को विदाई नमस्कार करना है और पिया जी का स्वागत करना है। इस बात के लिए বাংলাকে আমরা বিক্রি করতে দেব না, বাংলাকে গুন্ডামি করতে দেব না, গুন্ডাদের হাতে বাংলা যাবে না, বাংলায় দাঙ্গা করতে দেব না, বাংলাকে গুজরাট করতে দেব না। বাংলা বাঁচান, বিজেপি তাড়ান, বাংলা বাঁচান, বিজেপি তাড়ান। ये वोट मांग रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बदलाव का वादा कर रहे हैं, लेकिन जो नेता अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए आम जनता को मौत के मुंह में धकेलने से बाज नहीं आते, वो भला जनता के हित की क्या सोचेंगे? अगर ऐसा ना होता तो क्या इन रैलियों में अब कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही होती? इस बात की क्या गारंटी है कि इस भीड़ में मौजूद कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं होगा और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मौजूद लोगों को वायरस नहीं बांट रहा होगा? लेकिन ना तो जनता को परवाह है और ना ही नेताजी को। किसी को यह ख्याल नहीं आता
क्योंकि किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल की तस्वीर यूपी के वाराणसी जैसी हो सकती है। वाराणसी, जहां मणिकर्णिका घाट पर हर रोज 150 से ज्यादा शव जलाए जा रहे हैं और इतनी ज्यादा चिताएं जल रही हैं कि लकड़ी तक खत्म होने लगी है। और चिताओं की संख्या इसलिए लगातार बढ़ रही है क्योंकि जिंदगी को बचाए रखने वाली ऑक्सीजन भी पूरी नहीं पड़ रही। लोग कह रहे हैं कि पूरे शहर में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया, ऑक्सीजन कहीं में अवेलेबल नहीं है। तो फिर मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इस जगह का नाम बताया कि वहाँ जाके पता कीजिए, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। मैं अपने घर में रखना चाह रही हूँ प्रिकॉशनरी, कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं घर में ही उसको कर सकूँ हैंडल। वाराणसी से लेकर भोपाल तक देश के हर कोने में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। पहले यही खबर आई थी कि सुबह यहाँ पे अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके चलते कई मरीजों की मौत हो गई। आपके परिजन थे? हाँ जी सर, समधी साहब थे। अच्छा, तो क्या ऑक्सीजन 6 बजे से खत्म हो गई थी, 7 बजे 6:30 बजे से खत्म हुई थी। हाँ, उसमें पहले सही बात कर रहे थे, बात करते करते कहने लगे, डॉक्टर साहब कहने लगे, नर्स कहने लगे कि ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन हमने की बाहर से लिया, कहने लगे बाहर की ऑक्सीजन नहीं लगेगी। सुबह 2.5 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं आई, 2 घंटे तक। अब जो क्रिटिकल कंडीशन में उनको तो ऑक्सीजन मेन है सर, वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिली तो लोग मरे। हड़कंप मचा सर, क्यों नहीं मचेगा सर, आदमी परेशान है। सरकार तो अपने वोट सब ले लेती है। यही तो रोना है कि वोट मांगने से ही नेताओं को फुर्सत नहीं मिल रही है। पहले तो अस्पताल में बेड नहीं मिलता, और बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती। मरीज तड़प तड़प कर जान दे देता है, और हालात इतने खराब हैं कि जिंदगी से हारा वो मरीज जब शमशान घाट पहुंचता है तो लकड़ी के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन्हें दिखाना बेहद जरूरी है ताकि नेताओं की संवेदनहीनता को बताया जा सके। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं, जहां ऑक्सीजन का पाइप ही नहीं था लेकिन मास्क लगा दिया गया। बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं इस कदर बेहाल हैं, जहां ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं, उसी देश के एक कोने में चुनाव के नाम पर हमारे नेता लोगों को महामारी के मुंह में धकेल रहे हैं। हम बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल के शहरों का हाल जब तक यूपी के लखनऊ जैसा नहीं कर देंगे, तब तक क्या रुकेंगे नहीं? अफसोस तो इस बात का है कि जिस लखनऊ में कोरोना का बम फट चुका है, वहां भी पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं। भीषण कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। देख सकते हैं मतदान केंद्र पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, उस दौरान मतदान कराने को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े किए। लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपने चेहरों पर मास्क तो लगाए हैं, लेकिन मतदान केंद्र के नज़दीक पहुंचते पहुंचते जो सोशल डिस्टेंसिंग पीछे से मेंटेन की जाती है, वो खत्म हो जाती है। पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। एंटीजन रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन मान्य नहीं है। RT-PCR रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, लेकिन ड्यूटी पर जाने की अनिवार्यता है। ऐसे में यूपी के कोने कोने में ड्यूटी पर ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण मौजूद हैं। ये जान से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? 24 घंटे में देश में 2,73,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, 1,600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव के नाम पर जिनके घरों तक संक्रमण पहुंचकर लोगों की जान ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, अलग अलग पार्टियों की चुनावी रैलियों पर जब लगातार सवाल उठाए गए तो सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से वो बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर रहे हैं। हालांकि जिस वक्त राहुल गांधी ने ये ऐलान किया, उसी वक्त उनकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी और पश्चिम बंगाल के बाकी जिलों में सिर्फ 30 मिनट की रैली करेंगी, लेकिन करेंगी जरूर। সবাইকে বলবো জোট বাঁধুন, তৈরি হন, সকাল সকাল ভোট দিন, তৃণমূলকে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। আমি যেহেতু চারিদিকে কোভিড বিভিন্ন রাজ্যে হচ্ছে, তাই মিটিং বড় না করে মিটিং ছোট করে দিতে চাই। তাই আপনাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার আগে বলবো জয় হিন্দ। कांग्रेस और टीएमसी के बाद बीजेपी ने क्या फैसला किया है, वो भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी रैलियां तय हैं, उनमें कमी नहीं की जा रही है। पीएम मोदी की 4 रैलियां होनी बाकी हैं। इस फैसले के साथ ही ये ज़रूर कहा गया है कि चुनावी रैलियों में कोविड नियमों का
पालन किया जाएगा। भीड़ को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। कोविड नियमों का कितना पालन होता है, ये चुनावी रैलियों की तस्वीर से साफ हो जाएगा। लेकिन चुनावों ने पश्चिम बंगाल में कोरोना की तस्वीर कैसे बदली है वो भी देख लीजिए। 26 फरवरी को जब चुनाव का ऐलान हुआ था तब पश्चिम बंगाल में एक दिन में 216 कोरोना के मामले आ रहे थे, लेकिन पहले चरण में ये मामले बढ़कर 812 हुए, दूसरे चरण में 1274, तीसरा चरण आते आते 2058 और चौथे चरण में 2 गुना होकर 4043 तक पहुंच गया। 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण का चुनाव हुआ तो कोरोना के मामले 7713 पहुंच गए। 19 अप्रैल को यह आंकड़ा 8419 पर पहुंच चुका है। 26 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच बंगाल में कोरोना के 85,427 मामले आए हैं और अभी 3 चरणों का चुनाव होना बाकी है। 26 फरवरी से लेकर 19 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में कोरोना से 305 मौतें हो चुकी हैं। यानी पश्चिम बंगाल कोरोना से बचा हुआ नहीं है और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोरोना के हालात को लेकर पीएम को चिट्ठी लिख रही हैं। चिट्ठी में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रही हैं। यानी हालात का सबको पता है। चुनावी रैलियां पश्चिम बंगाल को कोरोना की कितनी बड़ी मुसीबत की तरफ धकेल रही हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन बंगाल की सत्ता पर काबिज होना इतना जरूरी है कि इंसान की जान और जनता के हित से जुड़े तमाम मुद्दों का कोई मोल नहीं। पश्चिम बंगाल में यूं तो हर 294 सीट पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, लेकिन उत्तर 24 परगना की हावड़ा सीट पर एक ओर जहां बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार विधायक रहे ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो बंगाल के खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं। देखिए आखिरकार कैसी है ये कांटे की टक्कर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल में नेताओं का ये प्रचार हो रहा है पश्चिम बंगाल की सीट हावड़ा में। पहले हावड़ा सीट का सियासी परिचय जानिए। 1977 से 2001 तक इस सीट पर लेफ्ट का कब्जा था। इस सीट पर 2001 में पहली बार टीएमसी जीती। 2011 से 2016 में लगातार 2 बार टीएमसी जीती। हावड़ा विधानसभा सीट बारासात लोकसभा सीट का हिस्सा है। इसी हावड़ा सीट की टक्कर का जायजा लेने कुंतल चक्रवर्ती पहले मिले बीजेपी के राहुल सिन्हा से। राहुल सिन्हा तब से बीजेपी में हैं, जब से बंगाल में बीजेपी पैर जमाने की कोशिश शुरू कर रही है। राहुल सिन्हा के यहाँ भीड़ भी थी, प्रचार के लिए नारेबाजी भी थी, लेकिन लोग बिना मास्क के दिखे। कुंतल ने सवाल जवाब किए तो बात पहुंची 2019 के लोकसभा चुनाव तक। 2019 में हावड़ा विधानसभा में हम लोग 20,000 वोट से लीड लिया। उस समय लोग वोट दिया था मोदी जी का सरकार बनाने के लिए, और इस बार जो 21 का विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में लोग वोट देंगे ममता को हटाने के लिए और बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने के लिए। इसीलिए 2 मुद्दा भी सामने है, एक तो बंगाल में परिवर्तन और दूसरा ममता बनर्जी को हटाओ। इसके कारण अभी माहौल पूरा बीजेपी का पक्ष में है। लोग अभी एकदम परेशान हो गया। लोग कांग्रेस को देख चुके हैं, सीपीएम को देख चुके हैं और तृणमूल को 10 साल देख चुके हैं। इसीलिए दीदी का जितना झूठा बात वो अभी स्पष्ट हो गया लोगों का सामने। सारे झूठा है, झूठा वादा करके इन्होंने सारे कुछ किया और दुर्नीति का एकदम चरम सीमा तक पहुंच गया। दरअसल हावड़ा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो बढ़त मिली उससे वो जोश में है, लेकिन टीएमसी भी कम नहीं। मंत्री के कद वाले ज्योतिप्रिय मल्लिक को ममता ने यहां से उम्मीदवार बनाया है, जो कह रहे हैं कि उनके खड़े होने से ही टीएमसी की जीत और बीजेपी की हार तय हो गई। जी जे राहुल सिन्हा में खड़ा हुआ बीजेपी का कैंडिडेट, उसका 50,000 होगा हम, और इधर से पूरा लड़ाई के बीजेपी का साथ नहीं होगा। ये थोड़ा अंचल में जो अंचल है, 4 अंचल है हमारा, और 24 वार्ड में 24 है म्यूनिसिपैलिटी में। 26 और 12 में लड़ाई होगा बीजेपी का साथ, 12 में लड़ाई होगा सीपीएम का साथ। ममता बनर्जी 200 का ऊपर जाएगा, 221 का ऊपर ममता बनर्जी जाएगा। ये बीजेपी का 50 सीट नहीं मिलेगा, 50-60 सीट नहीं मिलेगा। ये जिला में बीजेपी का 1 सीट जो मिल रहा है, 1 सीट मिलेगा, सीपीएम का 1 सीट मिलेगा और कोई सीट नहीं। मैं 30 से 31 सीट हमको मिलेगा। मैं बोल रहा जीतेगा हम लोग। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, अपना पसंदीदा चुनावी शो। इस बड़ी कवरेज को आज हम ला रहे हैं मुर्शिदाबाद की बड़ी कोठी से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मंच से अपनी स्कीम और योजनाओं का जिक्र जरूर करती हैं। पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने क्या किया, नहीं किया, कितने लोगों को उसका फायदा पहुंचाया, इसका जिक्र नाम के साथ हर मंच से होता है।
तो आखिरकार क्या इन योजनाओं का फायदा उन गरीबों तक पहुंचता है जिनके लिए ये स्कीम्स और योजनाएं निकाली गई हैं? ये जानने के लिए मैं पहुंची चोपड़ा विधानसभा सीट और जो देखा समझा वो आपको आज यहां बता रहे हैं। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम में एक तरफ बीजेपी जहां हिंसा और जय श्री राम के नारे पर ममता को घेर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मंचों से हर दिन अपनी सरकार के काम गिना रही हैं। अभी गैस का भाव कितना है? 950 रुपया हुआ। आने वाला दिन और जाएगा तो हम बिना पैसा में चावल देगा। लेकिन क्या वाकई में ममता बनर्जी की ये योजनाएं फाइलों की टेबलों से उतरकर जमीन पर आम आदमी तक पहुंच रही हैं? यही जानने के लिए पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर पहुंची हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। दिनाजपुर की चोपड़ा विधानसभा सीट को मनोज्ञा ने क्यों चुना, ये पहले आपको बता देते हैं। चोपड़ा विधानसभा सीट दिनाजपुर की मुस्लिम बहुल सीट है। यहां करीब 70% वोटर मुसलमान हैं। बंगाल में मुसलमानों को ममता का बड़ा और वफादार वोट बैंक माना जाता है। इसी चोपड़ा सीट के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए मनोज्ञा लोईवाल आगे बढ़ी तो हमें लाठी के सहारे चलते दिखे ये बुजुर्ग। 70 साल उम्र है। नाम है जहीरुल शेख। जहीरुल लाठी के सहारे अपनी शारीरिक लाचारी से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं से नहीं लड़ पा रहे। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने गरीब बुजुर्गों के लिए वृद्धा भाटा योजना चलाई है, जिसमें बुजुर्गों को 1000 रुपए की मासिक मदद मिलती है। जहीरुल शेख को इसी मदद का 5 साल से इंतजार है। वृद्ध भाता পেয়েছেন বা অন্য? না কিছু নেই, কিচ্ছু নেই। সরকারি হচ্ছে কিছু নেই, একদম এক ফোঁটা কিছু নেই, আর 5 পয়সাও নেই আমাদের কামাই। কাগজ জমা দিয়েছিলেন? কাগজ জমা দিয়েছিলাম, বিডিও অফিসে 3 বার জমা দিয়েছি, এইখানে কমসে কম 3-4 বার জমা দিয়েছি। কি হবে না এরকম রে জব্বার? কি বলেছে অফিস থেকে? হবে হবে। चोपड़ा विधानसभा सीट के कुलागांव पंचायत इलाके की ये कहानी अकेले जहीरुल की ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं। हमें एक और परिवार मिला। बोला इतने गरीब हैं कि किसी दिन तो बस पानी पीकर सोना पड़ता है। এখন বয়স আমার 65 বছর, পাইনি কোনো। আমাদের কোনো হাত ভাঙা, পা ব্যথা, চলতে পারি না, কোন কাজ করি আমরা কিছু পাইনি, পাইনি তো কিছু পাইনি। কি পাইছি? কিছু পাইনি। আজ পর্যন্ত আমার ছেলেগুলো বড় হয়েছে। लोगों का दर्द जाना, मदद के लिए उनसे सवालों का जवाब जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल यहाँ टीएमसी दफ्तर भी पहुंची। तो टीएमसी नेता ने तो माना कि हाँ कई लोगों को मदद नहीं मिली है। ये बात सही है कि कुछ आदमी को नहीं मिला है। जैसे हम भी किए थे दासपाड़ा कुलागांव में, गांव में किए थे और बहुत सारे गांव में किए थे, अभी तक नहीं मिला है। जो पंचायत है उनको भी, मेंबर को, प्रधान को हम लोग भी थोड़ा डांटे हैं, जो थोड़ा और देखो, थोड़ा दीदी का जितना प्रकल्प है बंगाल के लिए, हम बोले हैं कि ठीक हो जाएगा और इस चुनाव के बाद हम लोग चुन करके निकाल के हम ये सुविधाएं आदमी को पहुँचाएंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ चोपड़ा सीट का नहीं बल्कि पूरे बंगाल का हाल है। हर जगह कटमनी, हर जगह लोगों को परेशान करना। आप पूरा चोपड़ा विधानसभा में घूमिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना पैसा कलेक्शन करे, हर बूथ से 400-500 लोगों से कलेक्शन किया, हर बूथ से। कोई ऐसा बूथ नहीं है कि जहाँ पैसा कलेक्शन नहीं हुआ। जॉब कार्ड में आप देख लीजिए, हर जॉब कार्ड से कट मनी खत्म कर दिया। पब्लिक जॉब कार्ड का पैसा नहीं पाया है, सारा जॉब कार्ड वो जो छप्पा मेंबर है, छप्पा प्रधान है, जो लोग डेमोक्रेसी को गला घोट के वो लोग प्रधान मेंबर बनाए, वो लोग सारा जॉब कार्ड का पैसा उठा के खड़ा है। चोपड़ा सीट पर 22 अप्रैल को छठे चरण में मतदान होना है। प्रचार यहां रुक चुका है।
लेकिन जिस तरह मुस्लिम बहुल इलाके में ममता के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है, वो टीएमसी के लिए सही संकेत नहीं। बड़े बड़े दलों के बड़े बड़े नेताओं की लड़ाई में छोटे छोटे मुद्दे पीछे रह जाते हैं। 1000 रुपए की कीमत क्या है वो जानता है जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। सरकारी दफ्तरों में एक के बाद एक दर बदर घूम कर जब वो भी ना मिले तो एक वृद्ध और वृद्धा क्या सोचेंगे और उन पर क्या गुजरेगी, इसका जवाब वोट के ज़रिए ही दिया जाता है। और इस बार जनता काफ़ी कुछ सोचकर आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दावे और वादे करने वाले नेता हर बार सत्ता में पहले आने के कई बातें कह जाते हैं और सत्ता में आने के बाद ठीक उन्हीं बातों को भूल जाते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, चोपड़ा, दिनाजपुर, एबीपी न्यूज़। सत्ता में बैठे नेताओं के साथ और उनसे ये सवाल जारी रहेंगे और हमारा कवरेज भी कोविड-19 से लेकर लॉकडाउन तक जारी रहेगा। अपने पसंदीदा कार्यक्रम के लिए कल फिर जुड़िएगा 6 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री एक और जिले से। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।